हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी और आज हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 को खंड ज 51A क्लॉज H में जो लिखा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करे। यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हर चीज को समझने का प्रयास करे। अपने इस मूल कर्तव्य का निर्वहन करते हुए मैं आज इस विषय पर चर्चा करूंगा कि आखिर भारत में ही इतनी जातियां क्यों पाई जाती हैं और इस जात व्यवस्था का निर्माण कैसे हुआ होगा। एक बात और भी है दोस्तों, अनुच्छेद 51 क के खंड अंग में जो ज से पहले आता है एक और मूल कर्तव्य लिखा हुआ है, जिसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो सवाल यह है कि हम जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किसी बात का अध्ययन करें तो हम उस दृष्टिकोण से अध्ययन करने में जो कुछ भी पाएंगे उसे तथ्य के रूप में स्वीकार करेंगे। उसका प्रयोग किसी के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और भ्रातृत्व की भावना का विकास, इन दोनों से यही अर्थ निकलता है। तो चलिए, भारत में ही जातियां क्यों पाई जाती हैं, इसके लिए मैं आपको पहले दुनिया का एक नक्शा दिखाऊंगा, क्योंकि कहा जाता है कि पूरी दुनिया में और कहीं जातियां नहीं पाई जाती हैं और मैं भी इसको मान ले रहा हूं कि अगर पाई भी जाती होंगी तो भी भारत जैसी जाति व्यवस्था दुनिया में नहीं है। फिर भारत में यह व्यवस्था कैसे पनपी, कैसे आगे बढ़ी, इसको जानने के लिए यह जानना होगा कि शेष दुनिया से भारत अलग कैसे है। क्योंकि अगर कहीं कोई अलग व्यवस्था पनपी है तो शेष दुनिया से वो अलग कुछ होगा, तभी अलग पनपी होगी। इसका उत्तर मैं भूगोल से खोज रहा हूं, ज्योग्राफी से खोज रहा हूं। स्क्रीन पर ये पूरे दुनिया का नक्शा है और यह नक्शा धरती का नक्शा है, मतलब कि यह प्राकृतिक नक्शा है। इसमें कहीं देशों की सीमाएं नहीं है। दो तरह के नक्शे होते हैं दोस्तों, एक नक्शा होता है प्राकृतिक जो स्क्रीन पर लगा हुआ है, दूसरा होता है राजनैतिक। राजनैतिक नक्शों में देशों की सीमाएं बंटी होती हैं, अलग अलग कलर से उनको कलर कर दिया जाता है जिससे कि लोग देशों को जान सकें। लेकिन हम यहां प्राकृतिक नक्शा रखे हुए हैं। अब इस नक्शे में आप भारत को देखिए तो यह भारत है, यह हमारा देश है और हमारे देश में ये भारत है। अब आप भारत के अगल बगल नजर डालिए तो यह है उत्तर अमेरिका, यह दक्षिण अमेरिका। ये इतना कटा हुआ है कि यहां से कोई जाति व्यवस्था का निर्माण यहां तक पहुंचा होगा, कोई संबंध नहीं। ऐसे ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया देखिए बिल्कुल सूखा सा लग रहा है, इसको प्यासी भूमि का देश कहते हैं। इसका 3/4 हिस्सा मरुस्थल है, केवल यहां किनारे किनारे ही आबादी रहती है क्योंकि यहीं पर थोड़ी हरियाली है। तो यहां से भी यहां कोई संबंध नहीं है। ये जो आप हरियाली देख रहे हैं, ये पूरा इलाका जो हरा हरा सा आप देख रहे हैं, ये वाला इतना, ये हरियाली जरूर दिखा रहा है क्योंकि ये मरुस्थल नहीं है, लेकिन ये अति ठंडा प्रदेश है। ये इतना ठंडा है कि जब हम किसी कपड़े के बिना कभी रहते थे, जब कोई वैज्ञानिक आविष्कार नहीं हुआ था, तो लोग यहां से भी भागकर इधर ही आना चाहते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी हम एक ऐसा नक्शा लेते हैं जिसमें भारत को थोड़ा और बड़ा दिखा सके। ठीक है, यहां से कोई यहां नहीं आया, यहां से भी कोई यहां नहीं आया, लेकिन शेष लोग यहां आ सकते हैं। अभी हम इसको ऐसे ही दिखा रहे हैं। अब चलिए इस नक्शे का छोटा हिस्सा लेते हैं जिससे कि अच्छे से बात समझा सकें। ये मैंने इसमें अमेरिका को भी निकाल दिया और ऑस्ट्रेलिया भी समझिए कि ना के बराबर है। अब ये भारत है। भारत में दोस्तों ये देखिए, ये हिमालय पर्वत है। ये यानी इधर से आना संभव ही नहीं है, कोई हिमालय पर्वत को क्रॉस करके ऊपर से नहीं आ सकता। और ये 3 हिस्सा में जो है 3 तरफ से समुद्र है,
तो इधर से भी तब कोई नहीं जा सकता था। जब जातियों का निर्माण हुआ तब चलिए अंग्रेजों के आने के समय पर मत आइए, क्योंकि जातियों का निर्माण 1000-1500 साल पहले या 2000 साल पहले हुआ, कब हुआ कोई जानता ही नहीं। अशोक के तमाम शिलालेखों का जिक्र करने वाले प्रोफेसर राजेंद्र सिंह भी जाति कब पैदा हुई इस पर कोई व्याख्यान नहीं दे पा रहे हैं। यानी जाति कैसे बन गई इसका कहीं कोई प्रमाण इस तरह का नहीं मिल रहा है कि कोई ऐसा कहा जाए कि फला तारीख से जाति बन गई। और जो आज जाति दिख रही है वैसी व्यवस्था पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। तो हम एक अलग नजरिए से अध्ययन कर रहे हैं। हो सकता है कि मेरा अध्ययन सही हो सकता है कि मेरा अध्ययन एक गलत दिशा में लगने वाला अनुमान हो। मैंने अपने बुद्धि के हिसाब से एक निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास किया है और उसी को आप सब तक प्रस्तुत कर रहा हूं। अब देखिए दोस्तों, इस तरह से जब मैंने ये चीज बंद कर दी, इधर पीछे 3 तरफ से समुद्र है इस नाते कोई नहीं जा सकता, ऊपर हिमालय है इस नाते कोई नहीं जा सकता, इधर से भी नहीं जा सकता। तो आने जाने का भारत में रास्ता कहां से बचा? भारत में आने जाने का रास्ता केवल और केवल आपको एक इधर से मिला जिसको आप कहते हैं पाकिस्तान से होते हुए, और एक इधर से बचा। अब आप जरा जो भी इतिहास के विद्यार्थी हैं वो बताएं कि क्या भारत पर कभी कोई भी आक्रमण इधर से हुआ है पूरब की तरफ से? कोई भी ऐसा राजा महाराजा दिल्ली तक आया हो या मगध तक यानी पटना तक आया हो या बंगाल तक आया हो जो पूरब से आक्रमण करके आया? समझिएगा दोस्तों, बहुत बड़ा संदेश इसमें छुपा हुआ है और मुझे तो बहुत ताज्जुब हो रहा है कि आज तक इस पर अध्ययन हुआ क्यों नहीं था। मैं भी जो ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं तो ये मेरा आज का अध्ययन नहीं है। मैं लगभग आज के 3 साल पहले इस निष्कर्ष पर आ चुका हूं कि इसको सोचा जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए, और मैं प्रतिदिन सोचता रहता हूं आखिर कोई आक्रमण पूरब की तरफ से क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां की पहाड़ियां बहुत छोटी हैं, उसकी तुलना में यहां बड़ी पहाड़ियां हैं। यहां खैबर दर्रा पार करना बहुत बड़ी चुनौती होती है। ये भले कहा जा रहा है कि इधर हिमालय नहीं है, लेकिन सुलेमान पर्वत और हिंदुकुश पर्वत है जो बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। फिर भी इधर से सेनाएं आक्रमण करती रही हैं, इधर से कोई क्यों नहीं आया? ये एक जगह देख रहे होंगे, ये गोबी का मरुस्थल है जो मंगोलिया में है, जहां का चंगेज खान था जो यहां से चल करके यहां तक आक्रमण करता था, यहां तक आक्रमण करता था। यहां क्या, यहां नील नदी है, ये नील नदी यहां से जा रही है, यहां नील नदी का मुहाना है, तो यहां बहुत उपजाऊ जमीन हो जाती है। इस नाते यहां पर सभ्यता पनपी थी, मिस्र की सभ्यता। तो दोस्तों, अब आप इस नक्शे को अगर देख रहे हैं तो आप एक चीज पर और गौर करेंगे कि भारत के अगल बगल किधर हरियाली है और किधर हरियाली नहीं है। पहली बात तो हम ये देखते हैं कि ये पूरा इलाका ही, इस इलाके को आप देखिए, इस इलाके को, इस पूरे ब्लॉक को देखिए। इस पूरे ब्लॉक में केवल यही इतना इलाका है जो हरा भरा है, शेष पूरा देखिए रेगिस्तान है। और जो ये ऊपर आप देख रहे हैं ना, ये भयानक ठंड का इलाका है। मैं पहले भी बता दिया है, भयानक ठंड है, ये टू मच कोल्ड है। तो ऐसा नहीं है कि इधर लोग जाएंगे, हरा भरे दिखा रहा है, पेड़ पौधे हैं क्योंकि पहाड़ है और उस पर हरियाली है। पहाड़ भी 2 तरह के होते हैं, एक वे पहाड़ जो बंजर है बिल्कुल। इधर के पहाड़ों पर जब ऊपर से फोटो खींची जाएगी, कहां से, अंतरिक्ष से, सैटेलाइट से, तो हरियाली तो आएगी, लेकिन इधर बहुत भयानक ठंड होती है। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये जो उपजाऊ जमीन आपको यहां से यहां तक की दिख रही है, ये इंडोनेशिया मलेशिया तक का, ये इसमें लंका को भी जोड़ दिया आपने। ये जो हरियाली जमीन दिख रही है, इसका मुहाना यहां खुल रहा है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मुहाना यहां खुल रहा है। आप कहेंगे कि कोई यहां का आदमी यहां से यहां जाएगा, इधर से घुसेगा, इतना दूरी क्यों पार करेगा? वो इतना ही दूरी पार करके आएगा। यही कारण है कि भारत पर हमेशा आक्रमण हुआ या भारत में लोगों का आगमन हुआ। बहुत पहले आक्रमण नहीं होता था। आक्रमण तो तब हुआ ना जब राज्य बन गए। राज्य का मतलब सेनाएं बन गई, राजा महाराजा बन गए। बहुत पहले तो कबीले के कबीले यहां से चल दिए, पानी भोजन की तलाश में मर रहे हैं, चले जा रहे हैं, मर रहे हैं, चले जा रहे हैं, पहुंच गए, अंदर पहुंचते चले गए। सवाल यह कि इधर से कोई क्यों नहीं आएगा? तो यहां तक तो हिमालय है और यहां खुद हरियाली बहुत ज्यादा है।
तो यहां वाला इधर क्यों जाएगा, और इधर से ही सबको आना, क्योंकि यहां तक देखिए रेगिस्तान है, तो इधर से जो लोग भी आएंगे वो यहीं से इधर चले आएंगे। इधर क्या करने जाएंगे? ये तिब्बत का पठार है जो दुनिया की छत कही जाती है, बहुत ऊंची जगह है। ऊंची जगह का मतलब ठंडा भी है और बंजर भी है। तो कोई उस जमाने में जब लोग पैदल यात्रा करते थे तो उस वीराने में बिहड़ में क्यों जाएंगे? भटक कर कोई चला गया हो बात अलग है, लेकिन जैसे हाथी पानी की तलाश में सही दिशा में ही जाते हैं, वैसे हमारे पूर्वज भी जब जंगलों में रहे होंगे तो उन लोगों के पास इतनी संवेदना थी कि वो समझ लेते थे कि पानी किधर मिलेगा। यही कारण है कि भारत पर सब लोग आ रहे हैं। अब फिर से इस नक्शे को देखिए, तो इधर से तो कोई आने को रहा, क्योंकि यहां जब उससे ज्यादा उपजाऊ जमीन मिल जाएगी इधर, तो इधर वाले इधर क्यों आएंगे? तो म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ये जो देश इस इलाके में, और चीन का कुछ इलाका, ये इलाके जो इधर हैं ये बहुत समृद्ध उस जमाने में थे। और यहां के लोग इधर आएंगे क्यों? समृद्ध का मतलब भोजन और पानी, जो प्राकृतिक आवश्यकता है। तो यही कारण है कि इधर लोग बहुत समृद्ध थे। और यहां भी चीन की दीवार आप देखिएगा दोस्तों, यहां बनी हुई है चीन की दीवार, पता लगाइएगा तो यहां बनी है चीन की दीवार। इधर से कहीं लोग इसमें आक्रमण ना करें, इसी नाते चीन की दीवार बनाई गई थी। चीन की दीवार यहां नहीं है या यहां नहीं है, बीच में है। यानी बंजर इलाके से, पथरीले इलाके से लोग हरियाली वाले इलाके में आते थे, उनको रोकने के लिए ही दीवार खड़ी की गई थी। और दीवार इतनी बड़ी कब बनानी पड़ गई? जब लोग तीर भाला से आक्रमण करते हुए आते थे। तो मेरा अपना मानना है कि हजारों हजार साल तक, ये हजारों हजार का मतलब 10-20 हजार साल में बोल रहा हूं, तमाम कबीलों के लोग, तमाम समूहों में लोग पैदल चलते चलते भारत पहुंचे होंगे। मेरा अपना मानना है कि जो जंगल में रहने वाली आदिवासी जातियां हैं, जिनको हम आज आदिवासी कह रहे हैं, उनके पूर्वज सबसे पहले इधर आए होंगे भारत में, और वो जंगल में गए होंगे, जंगल के ही जीवन को उन्होंने अपना लिया। आज भी वो जंगल में ही रह गए, शिकार करके भोजन कर रहे हैं। इस नाते अभी भी अपने वो उसी वातावरण में रह गए हैं जिस वातावरण में वो प्रवेश किए थे। आप कहेंगे कि प्रवेश करने वाली संस्कृति को अब तक क्यों ढोएंगे? तो कोई भी व्यक्ति अपने संस्कृति में बदलाव कब करता है? जब उसको भोजन पानी के लिए अपने में बदलाव करना पड़ता है। जिस संस्कृति को ये लेकर यहां पहुंच गए और जब यहां इनको भोजन पानी मिल गया तो अब उसी संस्कृति को लेकर जिंदा रहेंगे। इस नाते जो जिस समय आया है वो अपने उस समय की ही संस्कृति को लगभग लेकर चल रहा है। इस संदर्भ में मैंने अपने गांव में बचपन में जो कुछ सीन देखे हैं, जो दृश्य देखे हैं, जो हरकतें देखी है, उसका मैं ध्यान देता हूं। जैसे मैंने ये देखा है कि इसको कोई व्यक्ति अपने पर आप लोग मत लीजिएगा, क्योंकि एक अध्ययन है और अध्ययन में हम सब सामग्री हैं केवल। मुसहर समाज के लोगों को देखिए, कब के समय में जब शिक्षा नहीं थी, जब मूल वातावरण में लोग थे। और मेरे बचपन में अगर मैं चला जाऊं तो सन 80, 82, 83 की बात आएगी, तो उस समय लगभग शिक्षा ना के बराबर थी। तो मुसहर समाज के लोग समाज में कैसे योगदान कर रहे हैं? पत्तल बनाकर। शादी विवाह में लोग भोजन जो करते थे मुसहर के बनाए हुए पत्तल पर, यानी उनके वो तब प्रवेश किए हैं जब वो पत्ता पाए और पत्ते का पत्तल बना लिए। वही उनके लिए एक आविष्कार था, टेक्निक थी कि पत्ता तोड़ रहे हैं, पत्तल बना रहे हैं, वहीं तक रुक गए। भोजन भी वो कैसे करते हैं? वो किसी भी छोटे से तालाब के पोखर में या ऐसे में घुस जाएंगे, मेढक मिल जाएगा, उसका गर्दन मरोड़ देंगे, तोड़ देंगे। सांप मिल जाएगा, उसके सिर को ऐसे ऐंठ करके मार देंगे, झोले में भर देंगे, ले जाके पकाकर खा जाएंगे। हम सबके पूर्वज किसी न किसी समय में ऐसे ही थे। लेकिन कुछ लोगों के पूर्वज यहां संघर्ष करके और डेवलप होकर के तब यहां प्रवेश किए। जो समाज आज भी जानवरों को इस तरह से मारकर खा रहा है, इससे क्या ये नहीं संदेश निकाला जाए, निष्कर्ष निकाला जाए कि जब ये भारत में प्रवेश किए तो इन्होंने इसी तरह से जानवरों को मारा और खाया था, और क्योंकि तब से इनको पर्याप्त भोजन और पानी यहां मिल रहा है तो ये उसी टेक्निक से चले जा रहे हैं। फिर से मैं कहूंगा कि आप अपने तकनीकी में बदलाव तब करते हैं जब परिस्थितियां दबाव डालती हैं, और सबसे बड़ा दबाव होता है भोजन और पानी का, दूसरा होता है दूसरों से बचाने का। यही सबसे बड़े कारण होते हैं जो हमें बदलने के लिए मजबूर करते हैं। आप यहीं पर इसके बाद के कुछ जातियों का जब मैं सोचता हूं कि जिनको सामाजिक ग्रेड में आप ऊपर की जातियां देखेंगे,
अगर आप मुसहर जात की तुलना में चमार जात की तुलना करिए, और हे मेरे भाइयों कोई बुरा मत मानना, ये अध्ययन के लिए बातें हो रही हैं। चमार जात को अगर देखेंगे तो जहां मुसहर पत्तल बना रहा है, वहीं चमार जात के लोग क्या कर रहे हैं, पशु को का चमड़ा इतना अच्छे से उतारते हैं, उस चमड़े से तमाम तरह की चीजें बनाते थे। इसका मतलब है, हम एकदम आदिम काल की बात कर रहे हैं, बीच के इतिहास पर भी हम नहीं चर्चा कर पाएंगे क्योंकि एक सिद्धांत पर मोटी मोटी बात हो रही है, इसमें बहुत सारी बातें डालनी पड़ेंगी। निश्चित रूप से चमार समाज जो होगा वो मुसहर समाज से टेक्निकली ज्यादा डेवलप रहा होगा जब प्रवेश किया होगा भारत में। अब आप कह रहे हैं कि ये कैसे आप कह सकते हैं कि जो बाद में आया वो ज्यादा डेवलप है? कभी भी जो इधर से आया है वो ज्यादा संघर्ष करते हुए चल रहा है, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो ज्यादा संघर्ष कर रहा है। और जो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ज्यादा संघर्ष कर रहा है, निश्चित तौर से वो जो आराम से पानी भोजन पाकर जिंदगी जी रहा है उससे ज्यादा डेवलप्ड रहेगा। यही कारण है कि भारत में जितने भी विदेशी आक्रमण हुए हैं एक के बाद एक, सब जो बाहर से आक्रमण हुए हैं वो ज्यादा डेवलप्ड थे। जैसे मुगल जब आए तो अपने से पहले वालों से स्ट्रांग थे, लोदी से, खिलजी से, और वो बारूद लेकर आए, तोप लेकर आए। उन पर जब आक्रमण करता है नादिर शाह तो छोटी छोटी तोपें बनवा लेता है और ऊंट की पीठ पर रख करके तोप चलवाता है ताकि तोप कहीं भी घुमाई जा सके। जबकि मुगल जो तोप खाना लेकर आए थे उसमें इतनी बड़ी बड़ी तोपें थीं कि एक तोप की नाल घुमाने में 4 हाथी जोड़ने पड़ते थे। तो एक बार युद्ध से पहले जैसे सेट हो गया वहीं वो गोला फेंकता था बार बार। भारत के लोग तोप बना नहीं पाए, बारूद बना नहीं पाए, जबकि इतने सारे ग्रंथ लिख डाले थे ब्राह्मण लोग। क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि जब यहां आ गए तो यहां भोजन पानी मिलने लगा। जबकि उसके पहले धातु का आविष्कार, लोहे का आविष्कार और रथ का आविष्कार माना जाता है कि आर्य लोगों ने किया था। लेकिन जब यहां आ गए तो वहीं रुक गए। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ऐसे ही मुगल भी आए तो जो तोप लेकर आए वहीं रुक गए। अंग्रेज आते हैं तो और छोटी छोटी बंदूकें ला देते हैं, वो उनसे भी ज्यादा डेवलप्ड होकर आ रहे हैं। यानी इस बात से तो आप सहमत होंगे कि जो जितना बाद में भारत में आता है वो उतना ज्यादा डेवलप्ड होकर आ रहा है। तो जब कोई डेवलप्ड होकर आ रहा है और यहां आने पर उसका डेवलपमेंट रुक रहा है, तो अगर आज हम जातियों की संरचना को देखें, उनके आचार व्यवहार को देखें, तो हम ये समझ जाएंगे कि कौन किससे पहले आया है। और इसको हम जो जातियों में ऊंच नीच बना है, इससे भी समझ जाएंगे कि जो जितना बाद में आया है वो अन्य से ज्यादा डेवलप्ड है, तो अन्य को अपने से नीचे मान रहा है। भाई सबसे आखिरी में अंग्रेज आए हैं ना, तो वो हम सबको अपने से नीचे मान रहे थे ना। ऐसा तो है नहीं कि पंडित जी लोगों को ऊपर मान रहे थे, मुगलों तक को नीचे माने वो। इसी थियरी पर अगर आप लौटिए तो किसी ने यह नहीं कहा कि कौन जात किससे ऊपर है, बल्कि जो बाद में प्रवेश किए हैं वो अपने से पहले वालों को अपने से नीचे मान लिए। भारत में ही इतनी जातियां क्यों हैं? क्योंकि सभी जगहों से लोग यहां आए हैं। आप खुद देख लीजिए, कभी कोई इतिहास नहीं पाएंगे जब भारत से कोई यहां गया हो, नहीं पाएंगे आप। तो जहां सभी जगहों से लोग आएंगे वहां ज्यादा अलग अलग तरीके के लोग होंगे कि नहीं होंगे? आप जाट समाज का अध्ययन कर लीजिए, सबसे नए समय में आया हुआ समाज है वो। भारत में जो उत्तर भारत में जाट पाए जाते हैं, दक्षिण भारत में पाए ही नहीं जाते। बिहार में, बंगाल में, असम में जाट नहीं पाए जाते। तो बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो चले तो थे लेकिन इधर ही रुक गए, आगे तक नहीं बढ़े। बहुत सी ऐसी जातियां कि जो और आगे और आगे और आगे चलती चली गई। तो जिन जातियों का एकदम नीचे तक प्रवेश है, इसका मतलब है कि वो पहले आई होंगी या फिर वो खोजी प्रवृत्ति की रही होंगी। इस आधार पर मेरा यह निष्कर्ष है कि भारत में जो जाति व्यवस्था है ये किसी ने बनाई नहीं है, बल्कि ये कबीलों के समय समय पर आने से हुई है। और कुछ जातियां एक बराबर एकदम दिखती हैं, जिसमें किसान जातियां आती हैं। बस उसमें अंतर यह है कि कोई इस तरह की खेती कर रहा, कोई इस तरह की खेती कर रहा है। तो उसमें ऐसा हो सकता है कि ये सब एक समूह में एक साथ आने वाले लोग हों और अपने में उन्होंने कार्य का वितरण किया रहा हो, और बाद में जो जिस कर्म में लगा है
वो अपने बेटा बेटी की शादी उसी कर्म में लगे हुए परिवार में करना शुरू किया हो, जिससे कि जो बहू आएगी उसको सिखाना न पड़े। अब भाई ग्वाला की बेटी अगर बढ़ई के घर में ब्याह दी जाएगी तो बढ़ई के घर में रुखानी बसुला का प्रयोग होता वो नहीं जानेगी। लोहार के घर में ब्याह दी जाएगी तो धुकनी नहीं जानेगी, हथौड़ा नहीं जानेगी। ऐसे ही बढ़ई की बेटी चली जाएगी सोनार के घर में तो वहां वो नहीं जानेगी। तो ये आपस में एक कर्म व्यवसाय के लोगों में विवाह करके जातियों को और बढ़ाया गया है। यानी मेरा अपना मानना है कि भारत में जाति व्यवस्था का निर्माण अगर समझना है तो धरती के चित्र को देखना बहुत जरूरी है, जिसमें यह दिखाई देता है कि इतने बड़े इलाके में भारत ही है जहां हरियाली है और पानी है और इसका प्रवेश द्वार इधर से है। इस बात को जब हम ध्यान में रखेंगे तो हमें यह समझ में आ जाएगा कि हम सब कबीलों में आए हुए लोग हैं। कोई छोटे कबीले में आया, कोई बहुत बड़े कबीले में आया, कोई बहुत पहले आया इस नाते उसका विकास वहीं तक रुक गया, कोई बहुत बाद में आया विकसित होकर आया, जो जब आया अपने उसी रूप को यहां बनाया अपनाया। अब रह गई बात ब्राह्मण ग्रंथों की। भाई धर्म की भी तो कभी न कभी उत्पत्ति हुई होगी ना, मनुष्य के दिमाग में कभी ईश्वर की कल्पना संरचना आया होगा, तो उस समय ब्राह्मणों का प्रवेश हुआ होगा जब धर्म का अस्तित्व आ गया मनुष्य के दिमाग में, तब ये प्रवेश किए होंगे। और इनको लिपि लिखने भी आ गया होगा तब प्रवेश किए होंगे। और जब ये तब प्रवेश किए होंगे तो इन्होंने हर चीज को लिखा कि फला जाति का आचरण क्या है, फला जाति का आचरण क्या है, वो क्या भोजन करते हैं। जैसे मनुस्मृति मैंने पढ़ी है, उसमें कौन सी जात क्या भोजन करती है, उसमें ब्राह्मणों के लिए भी मांस भक्षण लिखा है, फिर बाद में वर्जित किया गया है। इसका मतलब है ब्राह्मण भी मांस खाते थे, लेकिन सुधार के रूप में मना भी किया गया है। बहुत से जानवर मनुष्यों को नहीं खाने हैं, यह भी लिखा है। तो मेरा अपना मानना है कि इस थियरी पर एक बार चर्चा होनी चाहिए कि सारे आक्रमण इधर से ही क्यों हुए हैं और कितनी बार आक्रमण हुए हैं। क्या केवल आक्रमण से ही लोग आए हैं या आगमन से भी आए हैं? और जब इतने सारे आक्रमणों और आगमनों से लोग आए हैं तो फिर यह सवाल अनुत्तरित कहाँ रह गया कि भारत में ही इतनी जाति व्यवस्था क्यों? क्योंकि भारत में ही इतने ज्यादा लोग आए हैं। आप खुद देख लीजिए, यहां कोई नहीं रुकेगा, यहां कोई नहीं रुकेगा, कहीं कोई नहीं रुकेगा, ये सब लोग भागकर यहीं आएंगे। और जो आया कबीलों के साथ वो अपना उसी तरह से रूप रंग दिखाया। कुछ लोग कहते हैं कि जो आते थे केवल पुरुष आते थे, एकदम गलत बात है। आप इतिहास पढ़िए, बाबर भी अपनी अफगानिस्तान की पत्नी को लेकर आया है, अपनी मां को लेकर आया है। उस जमाने में जब कबीलों में लोग युद्ध करते थे तो दो तरह के युद्ध होते थे। जब युद्ध होते थे तब आगमन में तो पूरा खानदान ही चलेगा, पूरा कबीला चलेगा, बच्चे बूढ़े सब चलेंगे। वो तो ऐसे चलते जा रहे हैं, जहां जो मिला खा लिए फिर आगे बढ़ रहे हैं। ये तो कबीलों का आगमन है। लेकिन जब युद्ध के जरिए लोग आ रहे थे तो भी दो तरह के युद्ध होते थे। एक, यहां कोई राजा बैठा, वो अपनी सेना भेजा है, राजा वहां है, तब केवल पुरुष आते थे। जिस तरह का आक्रमण खलीफाओं ने मिस्र पर करवाया था उसमें केवल पुरुष गए हैं। लेकिन जब कोई राजा ही चल देता था आक्रमण करने और यह सोच कर कि हम जाकर वहीं बस जाएंगे, तो फिर अपना पूरा कुनबा वो लेकर चलता था। क्योंकि उस जमाने में कोई टेलीफोन नहीं था कि फिर फोन करेगा कि हम जीत लिए, तुम लोग चले आओ। शायद लौटेगा तो रास्ते में मार दिया जाएगा। तो यह कहना कि स्त्रियां लेकर नहीं आते थे झूठ है, गलत है, यह अज्ञानता पर आधारित है। पूरा कुनबा चलता था। जब कभी मुगल शासक दिल्ली से कहीं भी जाते थे तो पूरा उनका रनिवास जाता था साथ में, सारा रनिवास, बच्चे सब जाते थे, कोई नहीं रुकता था। तो यह व्यवस्था थी। आप इस बात को देखिएगा। हाँ, मुगलों के समय में जब राजपूत राजा कहीं अगल बगल के राज्यों पर आक्रमण करते थे तब केवल पुरुष जाते थे। तो फिर वही बात है कि वो तो लौट कर जाना ही है, वहां केवल लूटने गए हैं युद्ध के माध्यम से या बदला लेने गए हैं। तो दोस्तों, इस बात पर जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए कि पूरी धरती पर जब यहीं पे हरियाली दिख रही है, ये सब एकदम ठंडा इलाका है, वज्र ठंडा है। ये जो है तिब्बत के बाद का इलाका, तो यहाँ कोई आ नहीं पाएगा, यहाँ वाला तो इधर कभी आएगा नहीं, क्योंकि इसको इससे अच्छा भोजन पानी मिल रहा है। तो ये जितने भूखे प्रदेश हैं, सूखे प्रदेश हैं, सब लोग भारत की ओर बढ़े होंगे, भारत में आए होंगे, और इसी नाते भारत में इतनी जातियों का निर्माण हुआ होगा। अभी जातियों की उत्पत्ति पर मेरा जो अपना विचार है
उसका मैंने बहुत थोड़ा सा हिस्सा आपके सामने प्रस्तुत किया है, क्योंकि वीडियो बनाने की अपनी एक सीमा होती है, बहुत ज़्यादा एक बार में नहीं दे सकते आपको। आप सब कमेंट के माध्यम से अपने भी विचार इसमें दीजिए। एक बात बस मत करिएगा कि कोई बात टाइटल देखकर नफरत के कारण से किसी को ब्लेम करने के लिए मत कहिएगा। जो बात कही गई इसमें कोई अतिरिक्त बात जोड़िए, इस पर कोई सवाल करिए, जिससे कि यह चर्चा हम लोग आगे बढ़ा सकें। क्योंकि एक बात मत भूलिए कि अशोक के इतने शिलालेखों में कहीं भी जाति का कोई उल्लेख नहीं है, किसी भी अभिलेख में जाति का उल्लेख नहीं है, तो फिर यह है कहां से? तो क्या मान लिया जाए कि अभिलेख झूठे हैं? क्योंकि जो जाति है वो तो आज भी है, और ये नहीं कह सकते कि ये जाति आज बन गई। अगर जाति आज बन गई तो इतना बड़ा निर्माण एकाएक बीच में किसने और कैसे कर लिया है? संभव ही नहीं है कि कोई एक व्यक्ति एक बार में पूरा निर्माण कर दे। संभव ही नहीं है कि सब में शादी विवाह भी अवरुद्ध कर दे, रोक दे, काम एकदम फिक्स कर दे, शिकार की तरीके सिखा दे, खाना खाने की पद्धति सिखा दे। संभव ही नहीं है। और फिर वो क्यों इतना करेगा? क्या जरूरत है उसको इतना करने की? इस नाते जो ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत के लिए सब बातें कही जाती हैं, सब फैलाए। एक आदमी तो यहां तक कह दिया कितनी भाषाएं ब्राह्मण बनाए हुए हैं। अरे भैया, भाषा प्राकृतिक तौर से बनी है, पूरे दुनिया में भाषाएं हैं, बोली जाती हैं। ब्राह्मणों को इतना श्रेय मत दे दीजिए। एक तरफ नफरत, दूसरी तरफ उसी नफरत में उनको इतना महान बना दिया जा रहा है कि बाद में कोई ब्राह्मणवादी हो जाएगा, जातिवादी, तो इन्हीं तथ्यों को अपने पक्ष में लेकर के वो दंभ भरने लगेगा कि तुमको तो बोलना भी नहीं आता था, हमने भाषा सिखाई। इतना भी दूसरों को कमजोर मत करिए। तो आप इन दोनों चीजों से परे हट करके किसी को लांछित करने के लिए या किसी को अपमानित करने के लिए या स्वयं को श्रेय देने के लिए इस तरह के तर्क मत दीजिएगा। और फिर इसके बाद अपने तर्क आप दीजिए कमेंट में। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब न क्यों सब्सक्राइब करिए। जय संविधान।